अब मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिविजन्स, डिवीज़न ए एंड डिवीज़न बी। एक जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास दो डिवीज़न है, एक डिवीज़न ए है और एक दूसरा डिवीज़न बी है। डिवीज़न बी प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द बोथ डिवीज़न ए एज वेल एज द एक्सटर्नल कस्टमर्स। जो डिवीज़न बी जो सामान जो प्रोड्यूस करता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है डिवीज़न ए के लिए, और वो बाहर भी उसे बेचा जा सकता है। यानी इस बार जो है वो ट्रांसफ़र कौन है, डिवीज़न बी, और जो डिवीज़न ए वो क्या है, ट्रांसफ़र ही है। डिवीज़न ए गेट्स इट्स एंटायर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपोनेंट फ्रॉम डिवीज़न बी। जो डिवीज़न ए है वो सारा का सारा अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से खरीदता है, डिवीज़न बी से ही खरीदता है, वो बाहर से नहीं खरीदता है। जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है डिवीज़न बी की वो 1 लाख यूनिट्स की है। यानी जो डिवीज़न बी है वो 1 लाख यूनिट्स बनाता है, उसमें से कुछ यूनिट डिवीज़न ए को देता है और कुछ एक्सटर्नली जो है सेल कर देता है। द डिवीज़न ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी विद नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। जो डिवीज़न बी है अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, वो 1 लाख यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकता है, और उसके पास कोई स्टॉक भी पड़ा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जितना भी बनाता है सारा का सारा उसका बिक जाता है। इतनी बढ़िया डिमांड है इसकी डिवीज़न बी के प्रोडक्ट की। इट सेल्स इट्स कंपोनेंट्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एट 4000 पर यूनिट। ये अपना जो एक्सटर्नली जो बेचता है 1 लाख यूनिट्स में से, जो भी जैसे 1 लाख यूनिट में से कुछ यूनिट डिवीज़न ए को देता है और जो बचती है वो एक्सटर्नल मार्केट में बेच देता है। एक्सटर्नल मार्केट में कितने में बेचता है, 4000 रुपया पर यूनिट में बेच देता है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंपोनेंट इज़ 2750, और इसको डिवीज़न बी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बनाने की इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितने की आती है, 2750 की आती है। इंटरनली इट ट्रांसफर इट्स कंपोनेंट टू डिवीज़न ए फैक्टरिंग एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉस्ट सेल्स। तो ये कहता है कि जो डिवीज़न ए को जो ट्रांसफ़र करी जाती है यूनिट्स, उसका जो ट्रांसफ़र प्राइस होता है वो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है जो लॉस्ट सेल्स पे, उसको भी कंसिडर करता है। यानी जो डिवीज़न ए जो ट्रांसफ़र प्राइस रखता है डिवीज़न ए के लिए, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्लूडेड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस पे ही इसको क्या करता है, सेल कर देता है डिवीज़न ए को। टोटल सेल्स ऑफ डिवीज़न बी, जो टोटल सेल्स जो डिवीज़न बी की है इंटरनली एक्सटर्नली दोनों मिला करके वो 36 करोड़ की है, और जो सिर्फ वो एक्सटर्नल कस्टमर है उसको 20 करोड़ की बेच देता है। यानी टोटल सेल्स कितने, 36 करोड़, और जो एक्सटर्नल कस्टमर को वो इस 36 करोड़ में से कितने करोड़ बेच देता है, 20 करोड़ बेच देता है। एज पर द कंपनी पॉलिसी, डिमांड फ्रॉम डिवीज़न ए हैज़ प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल कस्टमर्स। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर जो डिवीज़न ए है अगर उसकी कोई डिमांड है तो पहले उसकी डिमांड पूरी करी जाएगी, बाद में जो यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बाद में बेचा जाएगा एक्सटर्नल कस्टमर को। दिस ईयर देयर वाज एन एडिशनल डिमांड फ्रॉम द एडिशनल कस्टमर्स फॉर 18,000 components. However, since division B operated at full capacity, this demand was not catered to. कह रहा है कि इस बार जो नॉर्मली जो हर ईयर जो एक्सटर्नल डिमांड होती थी, इस बार एक्सटर्नल डिमांड जो है वो 18,000 से और बढ़ गई। यानी जो भी होती हो पिछले जो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से जो भी एक्सटर्नल डिमांड यूजुअली होती हो, वो इस साल क्या हुआ, 18,000 से उसकी डिमांड और एक्सटर्नल डिमांड और बढ़ गई है। तो मैं एनालाइज करना है सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और यूनिट्स, यानी सेल्स एनालाइज करना है रुपीज़ में भी और यूनिट्स की कितनी यूनिट्स बिकी हैं। मेड बाय डिवीज़न बी टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर, की जो डिवीज़न बी है उसने इंटरनल जो डिवीज़न ए है उसको कितना रुपया में कितना यूनिट बेचा है, और जो बाहर है एक्सटर्नल सेल्स है उसने कितना यूनिट जो है कितने रुपए में बेच दिया है। ये चीज़ हमें एनालाइज करनी है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन की समरी, डिवीज़न ए है, डिवीज़न बी है। डिवीज़न ए क्या है, ट्रांसफ़र, ये मतलब ये एक प्रोडक्ट लेता है, और डिवीज़न बी क्या अपना प्रोडक्ट बना करके देता है। तो वो टोटल कितना एनुअल कैपेसिटी, कितना प्रोडक्ट ये फुल कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है, 1 लाख करता है। उसमें से क्या है, आउटसाइड सेलिंग प्राइस कितने रुपये बाहर बेचता है, 4,000 रुपये में, और जो इसको बनाने की कॉस्ट आती है वो 2,750 है। ये वेरिएबल कॉस्ट है इसकी। और टोटल सेल्स ने 36 करोड़ की करी है, जिसमें 36 करोड़ में से जो आउटसाइड सेल्ड है उसकी कितनी करी है, उसने 20 करोड़ की करी है। तो मतलब जो डिवीज़न ए है उसको कितनी करी होगी, 36 - 20 तो इसकल टू 16 करोड़ जो है डिवीज़न ए को करी है। और जो आउटसाइड डिमांड है इस बार, जो कि एक्सटर्नल जो एडिशनल जो डिमांड आई वो 18,000 की, वो ये मैट नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी भाई ये 1 लाख यूनिट से ज़्यादा तो बना नहीं सकता ना, और बाहर तो ये इतनी सेल करेगा जितने डिवीज़न ए को मीट करने के बाद जो बचेगा। तो देखो पहले हमें एनालाइज करने के लिए बोला है,
तो देखो 36 करोड़ की टोटल सेल्स है, आउटसाइड सेल्स अगर 20 करोड़ की है तो डिवीजन ए की को कितना सेल किया होगा इसने भाई, 36 माइनस 20 करोगे तो 16 करोड़। तो ये हमने रुपीज़ में निकाल लिया कि कितना कितना किया। अब हमें यूनिट्स में भी निकालना है, ठीक है। बाहर ही कितने 4,000 रुपये में बेचता है और बाहर टोटल सेल्स करिए 20 करोड़ की, तो यानी कितने यूनिट्स बेचे होंगे, 20 को डिवाइड बाई 4,000, इसको 50,000 बाहर बेचा होगा। अब टोटल यूनिट्स ये बनाते हैं 1 लाख और बाहर वालों को 50,000 बेच दिया, यानी डिवीजन ए को कितना बेचा होगा, माइनस कर दो 1 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000, तो 50,000 डिवीजन ए को भी बेचा है। अब जो ICAI ने जो आंसर दे रखा है ना, उसमें ये जो इंटरनल जो ट्रांसफ़र दे रखा है, जो कर रखा है 50,000 यूनिट्स का, इसका जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो भी एडिशनल डिटेल्स दे रखे हैं। मतलब देखो क्वेश्चन की डिमांड तो इतनी थी, बट ICAI ने एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रांसफ़र प्राइस के ऊपर, तो हमें वो भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने आंसर में। वैसे क्वेश्चन इसकी डिमांड नहीं करता है। तो देखो टोटल कैपेसिटी है कितनी इसके बनाने की, 1 लाख यूनिट से बना सकता है, अच्छा ठीक है। और टोटल आउटसाइड डिमांड इस बार है कितने की भाई, 50,000 यूनिट्स जो है वो बेची तो है और 18,000 यूनिट्स ये और बेच नहीं पाए, यानी टोटल डिमांड से कितनी हुई होगी, 68,000 यूनिट्स की हुई होगी, ठीक है 68,000 की हुई है। तो टोटल जो डिवीज़न ए है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमने ऊपर देखा अभी 50,000 डिवीज़न ए की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है कि 50,000 में से जो आइडल कैपेसिटी है, अगर हम ऐसा मान करके चलें कि सारी तो इसमें से 50,000 में से आइडल कैपेसिटी कितनी बचती है, नहीं सॉरी जो 1 लाख है उसमें से आइडल कैपेसिटी हमारी कितनी बचती है। देखो 1 लाख यूनिट बनाते हैं, 68,000 अगर हम बाहर बेचें तो हमारे पास आइडल कैपेसिटी बचती है हमारे पास 32,000 यूनिट्स। तो आइडल कैपेसिटी 32,000 यूनिट, तो जो आइडल कैपेसिटी होती है उसकी जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही हो जाती है उसकी, यानी 2750 पर यूनिट की बन गई, ठीक है। अब जो आइडल तो 32,000 तो दे सकता है, लेकिन इसकी डिमांड है कितनी की, 50,000 की डिमांड है, यानी इसको एडिशनली जो है 18,000 यूनिट्स इसको एक्सटर्नल सेल्स वाले में से छीन करके इसको देना पड़ेगा, यानी 18,000 यूनिट्स के लिए जो मिनिमम प्राइस क्या आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 275 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, बाहर वालों को कितने भेजा 4,000 और वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 2750, तो यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी ये निकल आएगी। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट उसकी बराबर ही होगी ना जितने बाहर को बेचेगा, तो कम से कम तो इतने में बेचेगा। मिनिमम कॉस्ट इधर 4,000 की पड़ जाएगी, इधर इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ रहे हैं क्योंकि ये 18,000 यूनिट्स है, ये आइडल यूनिट्स नहीं है, ठीक है। ये हम बाहर वालों का हिस्सा छीन करके आपको बेच रहे हैं, तो बाहर वाले जितना प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये आइडल कैपेसिटी है, मतलब ये बाहर वाले ने तो ये मांगा ही नहीं, ये जरूरत ही नहीं, हमारे स्टॉक में पड़ा रहता है, इससे बढ़िया हम आपको बेच देते हैं, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही आ रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में कहता है रिकमेंड द ट्रांसफर प्राइसिंग रेंज डेट वुड प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। अभी हमसे ट्रांसफर प्राइसिंग की रेंज पूछ रहा है, ठीक है। ये देखो अच्छा, तो देखो ये फर्स्ट वाला जो था हमने देखा था, इधर इतने 32,000 यूनिट के लिए ट्रांसफर प्राइस 2,750 है, और जो 18,000 यूनिट्स जो रेस्ट की हैं 50,000 में से जो 18 यूनिट्स हैं 18,000 यूनिट्स है उनकी ट्रांसफर प्राइस 4,000 है, यानी 2 अलग अलग ट्रांसफर प्राइस आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आप प्लस करोगे तो टोटल 60 करोड़ की डिवीजन की एक ही इस तरीके से सेल हुई। अब सेकंड में हमसे रेंज पूछ रहा है, तो देखो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी, देखो इंटरनली जो हमने सेल करी है वो करी है 16 करोड़ पे, तो और कितने यूनिट सेल किया 50,000 यूनिट, यानी जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो अभी जो हम करंटली बेच रहे हो कितने में बेच रहे हैं 3200 पर यूनिट। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। देखो जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं कि ट्रांसफरर कम से कम कितना में बेच सकता है। अब ये मैक्सिमम ट्रांसफर क्या होती है, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकाली जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफरी की, ट्रांसफरी ज़्यादा कितना पे कर सकता है उस सामान को खरीदने के लिए। तो पहले देखो, तो इसलिए दो जो पॉइंट ऑफ जब हम ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो एक्सटर्नल प्राइस की, वो बाहर से वो कितने में सामान खरीद सकता है, ज़्यादा उतना ही तो पे करेगा ना ये अपने इंटरनल डिवीजन को जितना वो बाहर में सामान मिल रहा होगा, और ये प्लस माइनस अल्ट्रेशन कॉस्ट, और ये कि अगर वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पर भी चले तो वो कम से कम कितना पे कर सकता है। तो देखो
ये कैसे निकालता है, सेलिंग प्राइस माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट, यानी उस प्रोडक्ट उस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कितना होगा कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये जीरो कंट्रीब्यूशन भी लेकर के चलता है तो ये कम से कम कितना, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना पे कर सकता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट। और ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो भी खरीदना चाहता प्रोडक्ट उसकी निकल आएगी, मैक्सिमम वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कंट्रीब्यूशन क्या लिया है, जीरो लिया है। अब लेकिन ये देखो, ये दोनों जो हमें ना तो एक्सटर्नल प्राइस दे रखी है कि बाहर में ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, ना तो हमें ये इसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है, किसकी, ट्रांसफरी की सेलिंग प्राइस दे रखी है कि ट्रांसफरी कितनी में सेलिंग प्राइस करता है, इसके अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी, यानी दो ऑप्शन हमारे पास नील हो गया। यानी यहाँ से तो हम निकाल ही नहीं सकते, जहाँ अभी तक सभी जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफरी वाले से निकाला है। तो इसलिए हम अब एक तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफरर, यानी इसमें भी जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफरर है, और जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू वो भी, जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस है वो भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफरर है। यानी ट्रांसफरर जितने में बाहर में बेच रहा है, फिर माइनस कर दो कि अगर वो बाहर में ना बेचे तो उसको सेलिंग प्राइस, अगर बाहर में बेचने से उसको जो भी सेलिंग प्राइस या फिर मार्केटिंग का भी जो भी खर्चा आ रहा है, सेलिंग प्राइस नहीं सेलिंग कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट का जो भी खर्चा है इंटरनल में बेचने, अगर वो इंटरनल में बेचेगा तो इसको तो ये खर्चा करना नहीं पड़ेगा ना। तो जो बाहर की जो सेलिंग प्राइस है, जो अभी जितना में वो बाहर में बेच रहा है उसमें से जो भी ये मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी लेस कर दो अगर कुछ है तो वो आपका जो है, उसके बाद इन दोनों में से लोअर कंपेयर कर लो। अब देखो ये दोनों तो है नहीं है, दोनों होते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम इसी में से लोअर ले लेते। तो ये दोनों तो है नहीं, सिर्फ ये बचा। अब इसमें से इसमें कोई दे नहीं रखा कि मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह कुछ है नहीं है, तो सिंपल जो बाहर वालों को कितने में बेच रहा है, हमने देखा 4000 रुपये में बेच रहा है, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी 4000। तो रेंज कितनी बनी, रेंज बनी 3200 से 4000 की रेंज बन गई। ठीक है, फिर एक और सवाल है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड। चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड की, अगर कोई एक्सटर्नल डिमांड है उसमें अगर कोई चेंज आती है तो उसका ट्रांसफर प्राइस पे क्या चेंज पड़ेगा। तो देखो, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो अगर बाहर में कोई अगर एक्सटर्नल डिमांड अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर एक्सटर्नल डिमांड बढ़ती है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब जो आपकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर बाहर में अगर एक्सटर्नल डिमांड आपकी घटती है तो आपके पास आइडल स्टॉक ज़्यादा पड़ा रहेगा, आइडल स्टॉक ज़्यादा पड़ा रहेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी नहीं इंटरनल ट्रांसफर करने में। तो यानी आपकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, घट जाएगी। यानी जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है एक्सटर्नल डिमांड तो आपकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब आपकी एक्सटर्नल डिमांड जब आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपकी जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो रही है वो भी डिक्रीज हो रही है। अब आते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होता है ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कितना पे कर सकता है। अगर तो देखो इसके ऊपर तो अगर कोई इसके ऊपर ना असर पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि ट्रांसफरी कितना ज़्यादा पे कर सकता है। हाँ, अगर बाहर की अगर एक्सटर्नल प्राइस में अगर डिफरेंस होता है तब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में डिफरेंस होगा। जैसे अभी मान लो कि 14 रुपये के हिसाब से ये बाहर से ख़रीद सकता है तो 14 रुपये ये ज़्यादा पे कर सकता है, लेकिन अगर 14 रुपये के हिसाब से ये पे कर सकता है, लेकिन बाहर में अगर 15 रुपये के हिसाब से मिलने लगे तब ये ज़्यादा 15 पे करेगा। तो मतलब कि जो एक्सटर्नल डिमांड है वो चेंज होने से मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफर, ये कि ट्रांसफर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे कर सकता है। अगर ट्रांसफर प्राइस में चेंज नहीं हुआ है तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब सॉरी, अगर एक्सटर्नल प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला है।